PT 365 पॉलिटी का आ गया है। सभी ने पढ़ भी लिए होंगे तो अच्छी बात है। मैंने भी पढ़ा तो उसको मैंने नोट्स बनाया था, तो वो नोट्स ओनली 5 पेज में हो गया है। मतलब 5 पेज का मतलब होता है कि 2 शीट जो है ना हमारे A4 साइज़ की, वो हमने 5 पेज में बस कन्वर्ट करा है। 122 पेज थे उसको, और अननेसेसरी मैंने इसमें नहीं इंक्लूड करा है। जो एक्चुअली दिया हुआ था लक्ष्मीकांत में, उसको हमने नहीं करा। जो न्यू है, जो करंट अफेयर है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो दे रखा था, तो वो पहले मैंने नोट बना रखा था। 1 पेज जो नोट होता है ना, 1 ऐसे करके, तो वो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है। उसी में सारे कंक्लूड हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन उस पर फ्रेम होते हैं तो हम वी कैन टैकल थ्रू दैट नोट्स। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वेलकम टू आई एंड अश। माय नेम इज़ बबलू साहनी। आई एम ऑल्सो अ एस्पिरेंट ऑफ UPSC एंड टारगेटिंग टू कीप दिस एग्ज़ाम 2024 का मैं भी दे रहा हूँ। तो मैंने जो नोट बनाया बस उसको शेयर कर रहे हैं, और जस्ट लेट्स डू स्टडी टुगेदर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो पहले पेज पे है कि अच्छा, सबसे पहला टॉपिक ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये आई थिंक पहले पेज पे दिया हुआ था। तो क्या है, मैंने बस, मुझे पता है मैंने कितना शॉर्ट करके लिखा है, तो मैं बस बता रहा हूँ। इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना और जितना हो सके रिवीजन करना। मैं भी रिवीजन काफ़ी करता हूँ इसको, ताकि ध्यान रहे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ये टॉपिक दिया हुआ था। तो इसमें क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज इंडिपेंडेंस इज़ पार्ट ऑफ बेसिक। सबसे पहला तो ये ध्यान रखना हमको कि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट का है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जितने सारे जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है, एंड दे ऑल आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना हमको, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो भी है बेसिक पार्ट, ये ध्यान रखना है। और यूनिफाइड जुडिशरी, अच्छा हमारे ये जो टर्म्स जो दिया रहता है, यूनिफाइड जुडिशरी जो बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि सर्विस कंडीशन ऑफ द जज इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट। ये नहीं कि एक सिंगल स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में इस तरह की कंडीशन है जुडिशरी पे और अदर स्टेट में अलग है, नहीं। वो जितने सारे स्टेट है तो वहाँ पर जितने जुडिशरी है या कोर्ट है, तो उसके सर्विस कंडीशन होगा सेम होंगे, ये ध्यान रखना, यूनिफाइड जुडिशरी। नेक्स्ट क्या है कि इंटीग्रेटेड। अच्छा, इंटीग्रेटेड, एक तो यूनिफाइड जुडिशरी यहाँ पे हुआ कि हर एक स्टेट में क्या होगा कि सेम ही कंडीशन होंगे, ठीक। एंड यहाँ पे क्या दिया हो कि इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है कि पेज एंड द पेंशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने सारे हमारे कोर्ट है ना, एक कोर्ट के हायरार्की है ना, सबसे ऊपर में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन क्या है हमारा हाई कोर्ट, एंड देन क्या है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। तो वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड मैनर में है। किस मतलब इन द सेंस कि पे एंड पेंशन जो मिलते हैं सुप्रीम जज को, उसके लिए। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या लिखा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जुरिडिक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी लेड डाउन बाय द स्टेट। ये जो कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जुरिडिक्शंस होते हैं, नॉमेनक्लेचर जो भी होता है, वो खास करके किसका, ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी सिस्टम के जो, तो वो किसके थ्रू किया जाता है, लेड डाउन तो स्टेट के थ्रू। ओके, अगला क्या, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज किनके द्वारा मेड होता है, गवर्नर के द्वारा, ठीक है, विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है। काउंसिल, अच्छा सिविल यहाँ पे दिया हुआ था, उसी आर्टिकल में दिया हुआ था, सिविल साइड कोर्ट एंड क्रिमिनल साइड कोर्ट, 2 कोर्ट दिया होता है। तो सिविल साइड कोर्ट का मतलब क्या होता है कि सबऑर्डिनेट जज उसमें होंगे, और उसके नीचे एक हो गया मुंसिफ कोर्ट, सॉरी, एक सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होंगे, एक मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल में क्या होगा, क्रिमिनल में ध्यान रखना हमको कि मजिस्ट्रेट वर्ड लग जाते हैं, ठीक। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होते हैं वो, और उसके नीचे क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है। इतना था इसमें।
तो एक बार और फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा क्या है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि पेस पेंशन जो होते हैं वो हर एक जितने सारे हमारे हायरार्की जो होता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जुडिशरी कोर्ट के, वो और यूनिफाइड जुडिशरी का मतलब कितना होता है कि हर एक स्टेट में जो भी सर्विस कंडीशन होगा वो सेम होगा जुडिशरी का। अगला क्या है कि जुरिडिक्शन एंड द नॉमेनक्लेचर जो होता है उनके किनके द्वारा ले डाउन किया जाएगा, खास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो वो है स्टेट। एंड अपॉइंटमेंट प्रमोशन कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे, किनके कंसल्टेशन से, तो हाई कोर्ट। अगला क्या है सिविल साइड कोर्ट क्या होता है कि दो कोर्ट होते हैं, एक होता है सिविल साइड कोर्ट होते हैं, एक क्रिमिनल साइड कोर्ट। तो एक होगा सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, उसके नीचे का म्युनिसिपल कोर्ट। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें आ जाता है कि कौन कौन से कोर्ट होते हैं सिविल साइड वाले में, तो एक होता है सबॉर्डिनेट जज, एक होता है म्युनिसिपल कोर्ट। और क्रिमिनल बारे में क्या होता है, उसमें मजिस्ट्रेट लग जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये ध्यान। ओके, नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 370। काफ़ी न्यूज़ में था आर्टिकल 370, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुआ था 2019 में, ओके, किसके थ्रू किया गया था। तो एक ऑर्डर आया हुआ था प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट का। क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर, इसके थ्रू क्या हुआ था कि एब्रोगेशन की जो प्रोसेस हुआ था वो डन हुआ था। और उसके साथ इसके लॉन्ग एक और एक्ट एक्चुअली पास हुए थे। क्या थे कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो बाइफर्केट किया था 2 यूटी में। ये ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पहला क्या कि 2019 में एब्रोगेशन जो हुआ था 370 का, किसके थ्रू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, ओके। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर एक एक्ट आया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके थ्रू क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर जो था एक स्टेट के रूप में, उसको बाइफर्केट किया गया। ये ध्यान रखें 2 यूटी में, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अब आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्ड्स है एक्चुअली रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, सो उसमें क्या है स्पेशली 370 क्या कहता है आर्टिकल, तो वो है टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविज़न पार्ट। तो ये ध्यान रखना कि अगर स्टेटमेंट बन सकते हैं कि आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो वह है 21। लिखा क्या है एक्चुअली उसमें, तो वह टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न है, टेम्पररी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था ये फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आर्टिकल में जो लिखा हुआ टेम्पररी एंड ट्रांजिशन, इसको ध्यान करके कहा गया कि ये जो एब्रोगेशन जो हुआ था वो लीगल है, मतलब लीगल है कि क्योंकि ये टेम्परेरी है, ट्रांजिशनल है, तो देन प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू पास द ऑर्डर, ऐसे करके। आगे क्या है कि यूटी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा। तो इसी का हियर कर रहे थे, तो वहाँ कर रहे थे कि यूटी कैन बी कार्व्ड आउट किसी स्टेट से, सुप्रीम कोर्ट के हैं कि प्रेसिडेंट इफ चाहते हैं और पार्लियामेंट, देन दे कैन डू, दे हैव पावर। सुप्रीम कोर्ट बोमई है ना, SR बोमई, SR बोमई जो केस हुआ था उसमें क्या गया कि एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लक्ष्मीकांत में शायद पढ़े हों लेकिन ध्यान नहीं था, तो इसलिए मैंने लिख लिया कि इसके साथ लिख लेते हैं ताकि रिविजन करेंगे तो ये ध्यान रखें। SR बोमई केस था, उसी केस में कहा गया था कि अगर स्टेट में इमरजेंसी लगता है तो उस टाइम पर एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट था वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन रहेगा। ओके, ये IOA क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ध्यान आ रहा है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे उस टाइम पे जो कंसोलिडेशन जो हुआ था हमारे स्टेट का इंडिया में, तो उस टाइम 2 स्टेट है ना, 2 स्टेट जो 3 स्टेट एक्चुअली थे, 3 ऐसे रीजन थे जो भारत में एक्चुअली नहीं यूनियन हो रहे थे, तो उसी में से एक थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनाइट किया गया था। बस ये ध्यान रखना, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट था। एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट नीड कॉन्करेंस। मतलब क्या हुआ, मैंने शॉर्टकट लिखा है
कि अगर पार्लियामेंट चाहते हैं कि कुछ इन चारों के अलावा कुछ और लॉ बनाए इस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370, तो उस स्टेट में देन पार्लियामेंट नीड टू कंकरेंस ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। इन चारों को छोड़ के ये ध्यान रखना है, डिफेंस एक हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एक कम्युनिकेशंस हो गए, एक हो गया हमारा फाइनेंस। ये चारों, इन चारों के अलावा अगर इफ़ पार्लियामेंट वांट टू मेक सम लेजिस्लेशन देन द पार्लियामेंट नीड टू कंकरेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370। ये तो होता था लेकिन अब तो एब्रोगेशन हो गया। खैर एक और है 335A आर्टिकल जो है वो क्या करते हैं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट देते हैं, स्पेशल पावर देते हैं और प्रिविलेज देते हैं उस स्टेट को। बस इतना ध्यान रख, खटाखट ध्यान, सॉरी फिर से देख लेते क्या है कि अगस्त में जो आए थे 5 अगस्त 2019 को एक एप्लीकेशन टू जुडिशरी ऑर्डर आया था, जिसके थ्रू क्या हुआ था, एब्रोगेशन किया गया था। उसी के साथ साथ क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर एक एक्ट आया था, हम रिकैप कर फटाफट। जम्मू एंड कश्मीर एक्ट आया था, उस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट किया गया 2 यूटी में, एक लद्दाख एंड एक जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद क्या हुआ कि कहा गया कि SR बोमई केस, आप लोग भी ध्यान करते जाओ, माइंड को वो क्या करते, इसको बोलते एक्टिव रिकॉल, मैंने हम देखा इसको एक्टिव रिकॉल करते हैं। तो अच्छा, यूटी को कार्व्ड आउट किया जा सकता है, किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक और था ना SR बोमई केस में क्या कहा गया था कि इमरजेंसी जो लागू होंगे किसी स्टेट में, दे इम्पोज इमरजेंसी, देन द एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। ये ध्यान। एक और था कि ओके 370 आर्टिकल जो वो क्या है, तो ट्रांजिशनल है और टेम्पररी नेचर के हैं। ओके और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिसके थ्रू क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में यूनाइट किया गया। एक है आर्टिकल 350A था, वो क्या करता था, मतलब परमानेंट रेजिडेंट देता था, वो एक स्पेशल प्रिविलेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये था। अच्छा एक और वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट इफ पार्लियामेंट वांट टू मेक एनी लेजिस्लेशन एक्सेप्ट डिफेंस था, एक था कम्युनिकेशन, एक फाइनेंस था और एक फॉरेन अफेयर्स था। इस चारों के अलावा कंकरेंस चाहिए स्टेट का, इतना था 370 में। ठीक है, याद भी हो गया हमें, पढ़ भी लिए। ओके और अगला क्या है, अगला टॉपिक है NCTD एक्ट 2023। NCTD मतलब क्या हुआ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है 2023 के, उसका तो काफ़ी न्यूज़ चले थे, काफ़ी जद्दोजहद हो रहे थे पावर को लेकर के स्टेट ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन गवर्नमेंट के बीच, तो वही है। अच्छा NCCSA एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू मेक रिकमेंडेशन टू LG, किसके रिगार्डिंग करेंगे, तो पोस्टिंग एंड विजिलेंस के रिगार्डिंग। NCC क्या है, द नेशनल कैपिटल क्या था, अच्छा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, नेशनल कैपिटल, अच्छा हाँ, सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होंगे। तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी होंगे टू मेक, अच्छा रिकमेंड करेंगे, खास करके ये जो ये नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो है ना, उसमें जो सचिव लेवल के जितने सारे है ना सिविल सर्विस अथॉरिटी, तो वो एक्चुअली रिकमेंड करेंगे LG को। LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा लेफ्टिनेंट, एक गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपल तो एक ये है कि गवर्नर जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल स्टेट का होता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है वो किसी UT के लिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। NCC मतलब क्या हो, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, वो रिकमेंड करेंगे LG को, पहला चीज़ ध्यान रखना है।
किसके अकॉर्डिंग? तो एनसीटीडी एक्ट जो है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है 2023, उसके अकॉर्डिंग ये आया है कि एनसीसी ए रिकमेंड करेंगे एलजी को किसके रिलेटेड? पोस्टिंग, कोई भी पोस्टिंग होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जो यूनियन को पावर क्या दिया गया है कि वो पुलिस और लैंड वहाँ की जो होते हैं वो सेंटर के हैंड में होंगे, और वो जो भी पोस्ट रिगार्डिंग कुछ करेंगे तो वो एलजी के थ्रू होगा। तो इसलिए यहाँ पोस्टिंग वगैरह और विजिलेंस के जो भी रिकमेंडेशन करते हैं वो ये एनसीसी ऐसे करते हैं। सेंटर अपॉइंट बोथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। अच्छा CS देखो थोड़ा वो होता है चीफ सेक्रेटरी, काफ़ी दिन हो गया तो ओके, मतलब सेंटर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि देखो ये इसी से रिलेटेड है ना, यही लोग मतलब मिलके एलजी को रिकमेंड करेंगे। कौन? तो ये अपॉइंट किन के थ्रू होगा? तो यूनियन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को। ओके, एलजी के डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया गया है। तो क्या है कि मैटर आउटसाइड द असेंबली एंड द जुडिशल क्वासी फंक्शन जो होता है, क्वासी जुडिशल फंक्शन जो होता है ना वो, और अगर ये जो दिल्ली असेंबली है उसके अलावा उसके आउटसाइड अगर कोई मैटर है तो दैट कैन बी अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलजी। प्राइमेसी ऑफ द एलजी क्या है? तो वो है मे अप्रूव और रिजेक्ट या रिटर्न एनसीसी ऐसे रिकमेंडेशन। अच्छा, ये एक्चुअली प्राइमेसी है एलजी का। अगर वो कहते हैं कि अगर रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाए, क्या रिजेक्ट होंगे? तो रिकमेंडेशन जो करेंगे एनसीसी ऐसे। व्हाट इज एनसीसी ऐसे? तो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के जो रिकमेंडेशन उसको क्या कर सकते? रिटर्न कर सकते या डिसअप्रूव कर सकते हैं या अप्रूव भी कर सकते हैं। हिज डिसीजन फाइनल होगा इन डिफरेंट ओपिनियन में। अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन में इन दोनों के बीच में, तो इनका जो डिसीजन होगा मतलब एलजी का डिसीजन वो फाइनल होगा। यही है उनके प्राइमेसी। डिस्क्रिशनल क्या था कि मैटर ऑफ द आउटसाइड जो असेंबली होगा वो, और क्वासी जुडिशियल की जो भी बातें होंगे वो इनके थ्रू लिया जाएगा। ओके, अब आते हैं सबसे मेन चीज़, कुछ जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो ध्यान रखना है। 239 आर्टिकल, दिल्ली क्लासिफाइड एज अ यूटी। ठीक है, ये क्या कहा कि 239 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 कि दिल्ली को एक क्लासिफाइड कैसा किया गया? एज अ यूटी। तो वो यूटी किस एक्ट के थ्रू किया गया था? तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो आया था 1956 में, उसके थ्रू। अब देखो और आगे क्या कहता है ये। तो यहाँ पे क्या था कि दिल्ली को सिर्फ क्लासिफाई किया गया एज अ यूटी आर्टिकल 239 में। अब आगे पढ़ेंगे 239A क्या होता है देख लेते पहले। अब देखो, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है दिल्ली को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालकृष्ण कमेटी। ये ध्यान रखना हमको, अगर स्टेट में बन जाता है कि क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है ना, कि स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली को मिला वो कौन से कमेटी? क्योंकि ऐसे हम प्रीवियस अगर PYQ हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जो कमेटी जो होते थे, कमेटी के बहुत सारे नाम उसके पूछ देते हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी वो रिकमेंडेशन दिए वो भी पूछ देते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पेशल स्टेटस जो है दिल्ली को किसके थ्रू मिला गया था? उसका नाम था एस बालकृष्ण कमेटी। क्या है? एस बालकृष्ण कमेटी। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं, ये जो हमें रिमेंबर करने की कुछ जो चीज़ होती है ना, किसी चीज़ को अगर रिमेंबर करना चाहते हैं खास करके स्टडी से रिलेटेड, तो सबसे बेस्ट वे होता है कि जितना हो सके, है ना, जितना हो सके एज मच एज पॉसिबल टू राइट व्हाट यू एक्चुअली स्टडी। सो एस बालकृष्णन वी हैव एक्चुअली स्टडी राइट नाउ, सो जस्ट राइट एस बालकृष्णन क्या करे थे? कमिटी रिकमेंड करे थे स्पेशल स्टेटस किसको? टू दिल्ली को। ठीक है, 239 एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में दिल्ली को क्या किया गया है? तो एक एज अ यूटी उसको बनाया गया। किसके अंडर में? तो स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो था 1956 उसके तहत। तो ये था, इतना हमको क्लियर हुआ। ओके, अब आती है सबसे बात, अब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं। तो ये ध्यान रखना हमको, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आया था 1991 में, जो डिजाइनेटेड एज एन NCTD। ये जो NCTD जो हम पढ़ रहे हैं बार बार NCTD है क्या एक्चुअली?
किस एक्ट के थ्रू आया था, किसके रिकमेंडेशन पे आया था? रिकमेंडेशन हम एस बालकृष्ण ध्यान हमको रखना है। और ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था ना, इसी के तहत दिल्ली एज अ यूटी जो थे, इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। इसका नाम मतलब ऐसे कर दिया गया कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, उनको कैपिटल ऑफ दिल्ली बना दिया गया। और इसी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक एक्ट भी जोड़ा गया, तो उस एक्ट का नाम था आर्टिकल 239AA। ये आर्टिकल क्या प्रोविजन करता है कि मेक दिल्ली यूटी विद लेजिस्लेचर बना दिया गया। वैसे तो हमारे कंट्री में 8 यूटी है, उसमें से ओनली 2 ऐसे यूटी है जिसके पास अपना असेंबली है, वहाँ पे असेंबली चुने जा सकते हैं। लेकिन 6 जो है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें डायरेक्ट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इस पर रूल करते हैं। तो ये जो 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 में, वो क्या किया गया कि एक आर्टिकल जोड़ा गया, उसका नाम है 239AA। ये प्रोविज़न क्या करता है कि दिल्ली को यूटी के साथ साथ क्या करेंगे, तो यूटी के साथ साथ इसे लेजिस्लेशन भी दिया गया कि भाई तुम आप इलेक्शन भी करवा सकते हो अपने एरिया में। ये किया गया। उसके साथ क्या कि एलजी को भी डिजाइनेटेड किया गया एज एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिख दिया, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब क्या करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे एलजी को। जैसे हम पढ़े हैं ना वो कितना था 123 है क्या, 123 या 124 में जो हमारे 23 नहीं, आई थिंक 63 भूल रहा हूँ। तो जैसे अच्छा चलो आर्टिकल ध्यान नहीं आ रहा है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो दिल्ली असेंबली के होंगे वो एड एंड एडवाइस करेंगे एलजी को। इसी आर्टिकल में ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा आई थिंक वो है ना 74 होंगे ना, आई थिंक 74 या 75 में ऐसे बात होते हैं ना, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जिसके होते हैं। चलो देख लेंगे। खैर अब आगे क्या कहता है, पावर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर अब क्या है। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि दिल्ली लेजिस्लेचर को कितने सारे पावर मिला हुआ है। तो क्या है कि स्टेट लिस्ट में जो भी सारे लिस्ट होंगे उस पर ये लेजिस्लेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट यहाँ भी ये ध्यान रखना क्योंकि ये एक्सेप्शनल होता है, यही यूपीएससी पूछ देते हैं। तो पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गए और लैंड हो गए। ये 3 चीज़ के अलावा स्टेट लिस्ट में जो भी हो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मुलेट कर सकते कोई भी लेजिस्लेशन। तो ये पावर उनको दिल्ली लेजिस्लेशन को दिया गया है। उसका कौन कौन सा, पुलिस, P फॉर पुलिस, P फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड द लैंड, इन तीनों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है स्पेशल। आगे क्या कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन ऑल मैटर इन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में जितने सारे होते हैं पार्लियामेंट के पास इसमें एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि बना सकते हैं स्टेट लिस्ट का भी। ये ध्यान रखना है, स्टेट है ना, स्टेट दिल्ली के जो स्टेट काउंसिल है ना या लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जितने सारे जो लिस्ट है उसमें बना सकते हैं पार्लियामेंट भी। ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट भी है और दिल्ली का तो है ही। गवर्नमेंट NCTD एक्ट 1991 फ्रेमवर्क फंक्शन ऑफ द दिल्ली असेंबली एंड दिल्ली गवर्नमेंट। मतलब इसी एक्ट में एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के कैसे फंक्शन होंगे, असेंबली का और दिल्ली गवर्नमेंट का। तो इसी एक्ट के थ्रू किया गया था। तो हमने अभी तक कितना क्या क्या पढ़ लिए, अब देख लेते हैं क्या क्या था। NCTD एक्ट में क्या थे, NCCSA क्या होता था कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। ये रिकमेंड करेंगे एलजी को किसके रिलेटेड, तो कोई भी अगर पोस्ट करना हो, कोई भी पोस्टिंग से रिलेटेड एंड अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा, उसको देखते हैं कितना हमारे माइंड में आया। पोस्टिंग के रिलेटेड जो कहेंगे वो करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि हाँ
सेंटर अपॉइंट करेंगे किसको, तो एक था एक थे मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और एक थे चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, अपॉइंट करेंगे। यही जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे एलजी को किसी भी खास पोस्टिंग वगैरह से रिलेटेड। और क्या कहते हैं एनसीटी, ओके, कि अब एलजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एलजी के पास पावर दिया हुआ था। पावर क्या दिए थे कि वो था ना वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल पावर जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शंस या एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शनल पावर क्या दिया हुआ था ये थे कि असेंबली से अगर आउटसाइड है कोई मैटर या क्वासी जुडिशियल फंक्शन कोई है तो उस पे ये एक्ट कर सकते हैं। और प्राइमेसी ऑफ द एलजी क्या थे, तो प्राइमेसी ऑफ एलजी क्या थे कि रिकमेंडेशन जो होंगे एनसीसीएसए के थ्रू वो या तो रिजेक्ट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनली होगा, उनका मतलब एलजी का, ठीक है, ये हो गया। ओके, आगे क्या था कि अब आते हैं कि एक आर्टिकल थे ना, आर्टिकल 239 है ना, 239 आर्टिकल जो नंबर थे वो क्या करते थे, दिल्ली को स्टेटस दिया हुआ था, कैसे स्टेटस दिया था, एज अ यूटी। किस एक्ट के थ्रू दिया हुआ था, तो एक्ट था स्टेट रिकग्निशन एक्ट 1956 ये था। ओके, उसी में क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, एक अमेंडमेंट आया, राइट, अमेंडमेंट कौन सा आया, 69th अमेंडमेंट आया था ना। इसी 69th अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अच्छा, ये स्पेशल स्टेटस रिकमेंड किन के थ्रू किया गया था, एस बालकृष्णन, ध्यान आया, एस बालकृष्णन के थ्रू किया गया था। तो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस क्या मिला कि भाई आप यूटी के साथ साथ आपको असेंबली भी मिलेंगे। इसी समय में एनसीटीडी आया था, एनसीटी हम जो पढ़ रहे हैं एनसीटीडी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो था वो आया था, है ना। इसी एक्ट 69th कॉन्स्टिट्यूशन 1991 एक्ट में क्या हुआ, एक आर्टिकल ऐड किया गया, उस आर्टिकल का नाम क्या था, 239AA, राइट। तो 239AA इसी में कहा गया ना कि भैया आपको यूटी मिलेंगे साथ साथ असेंबली मिलेंगे आपको, ये कहा गया। अच्छा, इसी आर्टिकल में भी कहा गया कि ये जो एलजी होंगे ना, एलजी को एड एंड एडवाइस कौन करेंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे असेंबली के वो करेंगे। इतना है भैया। आगे क्या था, एक और था ना, पावर था ना, पावर ऑफ जो दिल्ली को मिलेंगे, क्या क्या पावर मिलेंगे, दिल्ली को ये पावर मिला हो कि लेजिस्लेट कर सकते हैं लॉ को स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, एक्सेप्ट क्या था, एक पुलिस था, पब्लिक ऑर्डर था, एक लैंड थे, ठीक है। और ये क्या था, अच्छा, सेंटर क्या कर सकते, लॉ बना सकते हैं किसी भी स्टेट लिस्ट पे भी अगर बनाना चाहे तो, ये दिया था उसमें। और एक फ्रेमवर्क बनाया गया था इसी मतलब 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कि कैसे दिल्ली की जो असेंबली है उसका फंक्शन होगा, उसके गवर्नमेंट का कैसे फंक्शन होगा। तो इतना था हमारे एनसीटीडी। अगर इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे स्पेशल लॉ स्टेटस ठीक है, दिल्ली यूटी एनसीटी बनाया गया था, ठीक है। आगे अगला टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक्चुअली प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, तो ध्यान आ रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जब हम लोग पढ़ते थे ना लक्ष्मीकांत जी का बुक, उसमें दिया था ना कि हमारी ये किससे रिलेटेड था, हमारा राइट है ना, फंडामेंटल राइट, वो भी आर्टिकल 20 है ना, उसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसे करके कुछ वर्ड थे, उसी से रिलेटेड है। खैर देखते हैं क्या है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले होता क्या था, क्या लिखा है यहाँ पे, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, इफ़ अगर डेंजरस लगता है कि कुछ डेंजर कर सकता है फ्यूचर में, देन पुलिस ऑफिशियल कैन अरेस्ट इंडिविजुअल। विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन, ट्रायल कन्विक्शन का मतलब क्या हो कि विदाउट कोर्ट का ऑर्डर हो या ना हो, वो अरेस्ट कर सकते हैं उनको। अगर लगता है कि फ्यूचर में भैया अगर कोई जेल से या छूटा हुआ है या किसी चीज़ से अगर एक मतलब वो भी कंटेक्स्ट किसके रखा जाता है कि पब्लिक ऑर्डर बस हार्म ना हो, पब्लिक ऑर्डर बना रहे, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि
अरेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव, पहले ही प्रिवेंट कर दो, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लो ताकि कुछ हो ही ना पाए। खैर आगे क्या बोलते हैं, नॉट अवेलेबल 22 सब क्लॉस 1 22 सब क्लॉस 2 फॉर दिस डिफेक्शन। अब भाई ये होता क्या है, तो हम लोग पढ़े हैं लक्ष्मीकांत, ध्यान आ रहा है। 22 एक्चुअली क्या कहते थे कि जब किसी का अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट होने, सब क्लॉस 1 ये कहता है किसी को जो अरेस्ट होते हैं तो अरेस्ट होने का बेस बताओ भैया, किस बेस पे हमको डिटेंशन कर रहे हो। और 22 में ये कहते थे कि है ना 24 आवर के अंदर, है ना, कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये था। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होते हैं तो इसमें ये दोनों आर्टिकल उन पे लागू नहीं होते, ये ध्यान रखना है। खैर आगे क्या होता है, पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ पूछ सकते हैं कि स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर, नो, नहीं ये नहीं है। क्या है, हमारे पार्लियामेंट के पास क्या है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दिया हुआ है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत देखो पूरा पॉलिटी हमको 1 घंटा हमको हो जाना है ना, तो 1 घंटा 1.5 घंटा आई थिंक लगेंगे, तो पूरा पॉलिटी रिवाइज आप इस वीडियो को देख सकते हो, फिर बाद में स्पीड बढ़ा करके 2x पे 1.5x पे फटाफट ताकि हो जाए। तो ये है, पहला ये ध्यान रखना, ठीक है। एक्सक्लूसिव पावर है उनको, बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट मेक, अच्छा ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सक्लूसिव पावर मिला हुआ है पार्लियामेंट को, लेकिन इस पे दोनों स्टेट एंड खेल सकते हैं हमारे यूपीएससी यहाँ पे भाई, इसलिए ध्यान रखना है। स्टेट एंड पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं लॉ, किस पे, तो ये हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। ओके, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्या है ये एक्चुअली, तो 22 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 नॉट अप्लाई ये। अच्छा, आर्टिकल 22 के सब क्लॉज 3 ही कह देता है कि भैया ये और ये अप्लाई नहीं होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि डिटेंशन नॉट मोर देन 3 मंथ, ये ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या कि 22 का सब क्लॉज 3 जो होगा वो क्या होगा कि अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन जब होता है तो 22 का 1 एंड 22 का 2, ये नहीं होगा। अब 22 सब क्लॉज 4 ये कहता है कि मोर देन 3 मंथ नहीं होना चाहिए डिटेंशन, ये कहते हैं। अच्छा, एक और था जो हमको नहीं मिला, नहीं हम पढ़ पाए थे, लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं मिला था, इसलिए हमने ये यहाँ लिख लिया कि आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 7 में क्या कहता है, कैन, मतलब यहाँ पे कैन मोर देन 3 मंथ डिटेंशन हो सकते हैं, कब, इनके सब प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ़ पार्लियामेंट मेक लॉ, अगर पार्लियामेंट लॉ बना देते हैं तो 3 मंथ से ज़्यादा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। बस इतना था। तो फिर से हम रिकैप कर लेते हैं क्या था, हाँ इस पे चल रही है, तो हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। एक तो ये कि विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको नहीं, मतलब जो भी इंडिविजुअल होंगे उसको। और अगला चीज़ क्या कहते हैं कि ये जो होंगे इसमें आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 1 है ना, ये अप्लाई नहीं होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। एक्सक्लूसिव पावर मिला हुआ पार्लियामेंट को उस पर लॉ बनाने की, इस पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं लॉ इस पर, ठीक है। 22 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि 22 सब क्लॉज 1 एंड 22 सब क्लॉज 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों पे। 22 सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि मोर देन 3 मंथ नहीं होना चाहिए डिटेंशन। 22 सब क्लॉज 7 क्या कहता है कि मोर देन हो सकता है 3 मंथ अगर हमारा पार्लियामेंट लॉ अगर बना देते हैं तो। बस इतना ख़त्म, और कुछ नहीं था। आगे देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में यही पूछे तो हमको मार देना है 82 में। खैर आगे हैं, ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने लिख लिया। पर्सनालिटी राइट एक्चुअली क्या होता है, पर्सनालिटी राइट यही कि जैसे भाई हमारे अमिताभ बच्चन जी है तो उनके वो पर्सनालिटी है एक, तो उनके आजकल देखते हो फेक वीडियो वगैरह सब जो बन जाता है, तो उनके आवाज़ को ले लो, उनको फ़ोटो को ले लो, उसके थ्रू कोई दूसरा प्रचार आचार गलत तरीक़ा से कर देता है, तो वो एक राइट दिया गया उनको, कोई बिना उस व्यक्ति को पूछे कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते या गलत तरीक़ा से उसको नहीं
मतलब यूज़ कर सकते हैं। इसी को एक तरह से राइट करके दिया गया है हमारे लॉ के थ्रू, तो उसी राइट का नाम दिया पर्सनालिटी राइट। खैर देखते हैं क्या है कि पर्सनल राइट में क्या कर दिया कि नो एक्सप्लिसिट इंटरनेशनल कन्वेंशन इस पर, मतलब कोई सा ऐसा एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, कोई ऐसे लॉ या कन्वेंशन ऐसे कुछ नहीं है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कि भाई ऐसा हो, ऐसा नहीं है। पहला चीज़ हमको ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है कि रोम कन्वेंशन ध्यान रखना हमें इससे रिलेटेड। अगर पर्सनालिटी राइट अगर बात आती है तो रोम कन्वेंशन हमको ध्यान रखना। अगर आते हैं तो भाई हमारा एस्टिमेट नहीं कर पक्का ये हमारा 100% सही होगा। ट्रिप्स अग्रीमेंट एक होता है, ट्रिप्स अग्रीमेंट भी किससे रिलेटेड है, हमारे पर्सनालिटी राइट्स हैं, WPT ऐसे करके ध्यान रखिए, ये दोनों ध्यान रखना, ट्रिप्स एंड रोम कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम कन्वेंशन, अच्छा फिर से रिकैप कर ले, रोम कन्वेंशन और ट्रिप्स कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो पर्सनालिटी राइट से, और ये एक्सप्लिसिटली कहीं पे नहीं मेंशन है, बस खत्म। हेट स्पीच क्या होता है, हेट स्पीच भी क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट से भाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि हेट स्पीच कैन कर्टेल अंडर 19 सब क्लॉज 2 ऑन पब्लिक ऑर्डर। अगर आप मतलब यहाँ पे हेट स्पीच नहीं होगा, हेट स्पीच अगर करते हो तो जैसे हमको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में क्या मिला हुआ है कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट। ये कर्टेल किया जा सकता है, ये इटसेल्फ दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद दिया हुआ कि 19 सब क्लॉज 2 में भाई आप ऐसे करते हो तो आपका ये कर्टेल किया जाए, किसके आधार पे, तो पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के रहे। तो ये ध्यान रखना हमको, ये एक्चुअली हमको पता था, लक्ष्मीकांत सिकरियो ने लिख लिया था। नो डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, ये ध्यान रखें कि हेट स्पीच नाम का जो शब्द है वो किसी भी लॉ में अभी तक डिफाइन नहीं है। अगर पूछ देते हैं तो हमको बस गलत कर देना। सेक्शन 196 सब क्लॉज 1 पिनलाइज करता है एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप, अगर कोई फैलाते हैं एनिमिटी स्प्रेड करते हैं तो अंडर 196 IPC सेक्शन है ना, IPC सेक्शन, उसके तहत पिनलाइज किया जा सकता है। सेक्शन 353 में भी क्या पिनलाइज किया, सर्कुलेशन ऑफ रूमर, ये ध्यान रखना। 353 एक सेक्शन है, रूमर को सर्कुलेट करने पर आपको पिनलाइज किया जा सकता है। सेक्शन 8 क्या है, RPA एक्ट, सुना है आप लोग ना, बिल्कुल सुने भैया आप लोग। हम लोग इतने स्टेज पर आ गए हैं, अब 2 महीना अच्छा 2 महीने कितना, 2 महीने रह गए ना, 260, अब तो 80 दिन रह गए आई थिंक। तो इतने नज़दीक आने पे सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे, हम तो बस रिवाइज करवा रहे हैं। हमें जो लगा शॉर्टकट तरीके से नोट बना दिया जो, तो काफ़ी हेल्प होता है यार। मतलब हम भी बहुत से टीचर ऐसे हैं जो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं PDF, बहुत हेल्प होता है पढ़ने में। तो हम भी सोचे कि ये हेल्प करे आप लोग को भी, जो लोग नई नोट्स बना पाए होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो इससे काम चल सकता है। तो सेक्शन 8 RPA, अच्छा ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, चलिए इसके लास्ट में बात करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। डिस्क्वालीफाई कंटेस्ट इलेक्शन करने से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं सेक्शन 8 RPA एक्ट के थ्रू, इलीगल स्पीच अगर करते हैं तो, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है यार। आगे क्या है, प्लेस ऑफ वर्शिप। अच्छा ये न्यूज़ में था, क्यों था ये न्यूज़ में, क्योंकि न्यूज़ ये था ना कि एक मॉस्क थे, वहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति मिले थे, उसी को लेकर के, तो वही प्लेस ऑफ वर्शिप थोड़ा न्यूज़ में थे, इसलिए मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर लिया। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक 1991 में, ये 1991 ध्यान आया किससे रिलेटेड, तो 69 अभी हमने पढ़े हैं, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में क्या किया गया था, तो दिल्ली को स्पेशल पावर मिला था, तो वही 1991 में एक्ट आया था, वर्शिप, प्लेस वर्शिप एक्ट, ठीक है। इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन नहीं देता, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन देता है ये एक्ट स्टेट को कि भाई रिलीजियस चार्ज एट द इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर एट द मतलब इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट रूप से उनको ऑब्लिगेशन दिया गया स्टेट को। खैर
एक्सेप्शन भी कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ, हाँ 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 एक्चुअली हाँ। अयोध्या अभी मंदिर उद्घाटन हुए, हमारे रामलला जी आए, तो उन्हीं के वो भी उसी के आधार पे एक न्यूज़ भी बना था। तो ये ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि इसलिए खास करके मैंने ये नोट बनाया था और किसी चीज़ के लिए नहीं, कि अयोध्या जो टेम्पल जो है वो इस एक्ट से एक्सेम्पशंस को उनको मिला हुआ है, बस इतना ध्यान रखना। अयोध्या टेम्पल जो है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से एक्सेप्शन को मिला हुआ है। और भी मॉन्यूमेंट को मिला है, जैसे मॉन्यूमेंट एंड साइट कवर बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो करते हैं वो, उसके तहत वाला उसको एक्सेप्शंस मिला हुआ है, बस और कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्या है टॉपिक, 8th शेड्यूल, बहुत ही यार इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि नए एक लैंग्वेज ऐड किया गया कुई, इसलिए। तो सबसे पहले ध्यान हमको रखना है कि कुई लैंग्वेज कहाँ की है, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा ने प्रपोज किया है कि इस लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में रखा जाए। शेड्यूल हमारे कितने हैं अभी, 12 है। ओरिजिनल में कितना था, 8 था, 4 ऐड होकर के बने हैं। 4 कौन कौन से ऐड हुए हैं, खटाखट रिवीजन कर ले, ठीक है। 4 अच्छा पूरा कर लिया ऐसे। सबसे पहले 8 जान लेते हैं, 8 शेड्यूल में कहता क्या है, तो वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। इससे पीछे चले जाए, 7 में क्या कहता है, तो लिस्ट है, कौन कौन सा लिस्ट है, स्टेट, यूनियन, कॉन्करेट। 6 में चले जाएं तो 6 में क्या है, 6 में क्या है कि SC है ना, शेड्यूल कास्ट है ना, ST के लिए स्पेशल पावर उनको, उस स्पेशल प्रोविज़न उनको दिया हुआ है। जैसे लद्दाख है ना, लद्दाख अभी न्यूज़ में चल रही है, तो लद्दाख की डिमांड है कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। क्यों 6th शेड्यूल इसे क्यों है, तो स्पेशल पावर देते हैं माइनॉरिटी क्लास के लिए, वहाँ की स्पेशल डिस्टिंक्ट जो कल्चर होंगे उस कल्चर को बचाने के लिए। वो सभी लद्दाख के जितने सारे वासी हैं वो सभी लोग ऐसे कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ के जो भी वातावरण है वो सारे मतलब सारे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मतलब ये जो कंपनीज़ बहुत सारे होते हैं वो वहाँ की डिस्ट्रॉय हो रही है। लद्दाख कितने खूबसूरत जगह है ना। तो हम सभी जानते हैं कि लद्दाख जो है बहुत ही सेंसिटिव जोन है हमारे इंडिया की, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है। उसको अगर कोई दोहन कर रहा है, दोहन मतलब एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जगह सपोर्ट करे लद्दाख को, कि गवर्नमेंट इनको जोड़ने में क्या जाता है, जोड़ दिया जाए 6th शेड्यूल में। ओके, तो वो था। 5th में क्या है, तो 5th में भी स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ एरिया को, जैसे इसमें 10 एरिया जुड़ा गया है, तो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें हमने नाम भी लिखा है, जैसे हमारे उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, झारखंड हुए, इन सबको एक स्पेशल डिस्टिंक्ट तरह से स्पेशल पावर मतलब स्पेशल दिया, उसी के तहत वो दिया गया था। ठीक है, 5 हो गया। 4 में क्या कहते हैं, 4 में ये कहते हैं कि राज्यसभा में जो सीट जो होंगे उससे रिलेटेड कहा गया। 3 में क्या आ गया, ओथ है ना, ओथ है, ओथ से रिलेटेड है। 2 में क्या कहा गया, सैलरी एम्यूलमेंट जो होते हैं वो सब दिया जाएगा। और फर्स्ट में तो पता ही है, यूनियन स्टेट के बारे में दिया गया, यूनियन स्टेट एंड द यूटी के बारे में। और कुछ है 9th में क्या है, ध्यान आ रहा है 9th में क्या है, स्पेशल जो लॉ को जो है ना प्रोटेक्ट करने की, जो किसके थ्रू आया था आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के थ्रू आया था, ये आर्टिकल 39 के थ्रू आए थे। सही, इफ आई एम सही, सॉरी राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन 10 तो अच्छा 10 शेड्यूल क्या था, तो वो है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के। 11 क्या था, तो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 12 क्या था हमारे, तो क्या थे, अर्बन रूरल एरिया का जो वहाँ पे क्या था, अर्बन रूरल यही नहीं था, एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आए थे और एक म्यूनसिपालिटी वाले आए थे, बस ख़त्म हुआ। तो यही, अच्छा ये हमने रिवीजन हो गया पूरा हमारे 12 का 12 शेड्यूल। तो है ना, इसी थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम करेंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो वो जो अगर स्टैटिक्स उससे रिलेटेड हो जाता है
तो जितना सारा हमारे एक्टिव जिसको एक्टिव इसी को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग, कि जो भी हमें याद है ना उसको अगर रिकॉल कर पा रहे हैं, मतलब एट द पॉइंट, देन दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन पर्पस। तो रिवीजन हम एक तरह से रिवीजन हम करवा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो क्यों ना जो स्टैटिक्स जो चीज़ है उसको भी थोड़ा माना चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। तो 8th शेड्यूल में उड़ीसा ध्यान रखें, उड़ीसा ने कोई लैंग्वेज को प्रपोज किए हैं। अब थोड़ा पीछे चले जाते क्योंकि उसमें दिया हुआ था, एक्चुअली आर्टिकल में सब दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट इसलिए। सिंधी लैंग्वेज जो है वो जोड़ा गया था किस एक्ट के थ्रू, तो अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कोंकणी मणिपुरी नेपाली 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1982 में। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो डोगरी संथाली मैथिली, हमने ऐसे याद किया कि बोडो डोगरी संथाली मैथिली इनको 92nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था 2003 में। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये ध्यान रखेगा, कोंकणी मणिपुरी नेपाली को 21st और सिंधी को 21st, 21 और 92, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने याद कर लिया ना, तो उसको देख लेते क्या याद किया कि कोई नाम की एक लैंग्वेज है जो उड़ीसा ने प्रपोज किया है कि हमें 8th शेड्यूल में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। उसके बाद सिंधी लैंग्वेज को किस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जुड़ा गया था, 21st, ठीक। और एक नेपाली था, नेपाली कोंकणी, एक नेपाली कोंकणी मणिपुरी, हाँ, नेपाली कोंकणी मणिपुरी को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। अभी हमें क्या बताया था, बोडो से ध्यान रखा, बोडो, फिर डोगरी, संथाली, मैथिली, इन चारों को एक साथ ऐड किया गया था। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, बस खत्म, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक लाइन में हमने लिखा है कुछ था कि राइट टू साइलेंस एन आर्टिकल 20 का 3rd है। अच्छा, राइट टू साइलेंस पता है कब होता है, जब आपको ये हमको अधिकार दिया है। देखो कितना अच्छा अधिकार है हमें, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए यार, सबको अपना राइट जानना चाहिए। देखो कितना अच्छा है आपको, अगर पुलिस इंटेरोगेशन करते हैं लॉकअप में, आपने कुछ भी कर दिया, कोई व्यक्ति अगर कुछ कर भी दिया, किसी को कोई भी गलत काम, कुछ भी गलत कर दिया, उसको फोर्स किया जा रहा है पुलिस के थ्रू कि तुम बोलो कि तुमने ही यह, मतलब उसको बोल रहा है कि तुमने ही ऐसा किया है, तुम मान लो कि हमने ऐसा किया, तुम जुर्म को मान लो, है ना, ओनली इन क्रिम मान लो। तो अगर ऐसे करके मनवाते हैं तो वो क्या है, वायलेट कर रहे हैं इस आर्टिकल को। अगर आर्टिकल वायलेट होते हैं तो हमारा 32 आर्टिकल पावर में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट को फिर आदेश देना पड़ता है पुलिस ऑफिसर को कि भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमने आर्टिकल ये नहीं पढ़ा है। तो ये था, ये ध्यान रखा खास कर। अच्छा, मैंने ये इसलिए लिखा था एक्चुअली, ओनली इन क्रिमिनल प्रोसेस, मतलब सिविल प्रोसेस में हो सकता। भाई तुमने चोरी कर लिया है, चोरी नहीं, कहीं पे किसी को इसको क्या बोलते हैं, कहीं पे ठगी कोई कर लिया है, जैसे बड़े बड़े कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह से होते हैं बहुत सारे कुछ टैक्स वगैरह सब रिलेटेड कुछ केस वगैरह से, उसमें यानी कि तुम चुप हो जाओ भैया, ना, इसमें पुलिस से इंटरोगेट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना, क्रिमिनल प्रोसेस में ऐसा होता है बस। अच्छा, इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रिवीजन के साथ साथ करते जा रहे हैं, इसलिए इतना समय लग रहा है एक ही पेज पे। तो यार 5 पेज है तो 5 घंटा लग जाएंगे, नहीं इतना नहीं लगेंगे, फटाफट करते हैं आप। 8 शेड्यूल हो गया, ओके। अच्छा, ये एक रंगनाथ मिश्रा एक कमीशन आया था, जो नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये ध्यान रखेंगे कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर के कमीशन का गठन हुआ था। उस कमीशन का नाम क्या था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर के कमेटी बनाया गया था। रंगनाथ ध्यान रखो सर, रंगनाथ, ओके, रंगनाथ। आर्टिकल 355 पहले किस में आते हैं, तो ये पार्ट 18 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे हम पढ़े हैं ना वो ये कौन से पार्ट में आता है, इमरजेंसी वाले में आते हैं। क्या हो गया, सॉरी
बहुत सारे नोट है, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो में प्लीज़ आप बताना सारे चीज़ को कि क्या क्या आपको नीड है। हमने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं जितना सर हमने पढ़े हैं, क्योंकि हम भी 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जितने सारे नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट्स नोट्स या जो भी चीज़ जहाँ जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, वो सारे अगर आप चाहते हैं कि बात करें तो हम बिल्कुल बात करेंगे, नोट्स बनाएंगे उस पर, और ऐसे वीडियो के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे सब मिलके। तो बताना आप कमेंट में सारी चीज़। ओके, आर्टिकल 355 सबसे पहला कि 18 में है, मतलब इमरजेंसी वाली जितने सारे एक्ट है वो किस पार्ट में आता है, तो 18 पार्ट में, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन, ये ध्यान रखना आपको, बस इसी के लिए हमने लिखा था। एक्चुअली है लक्ष्मीकांत, फिर भी हमने लिख लिया ताकि ध्यान रहे कि आर्टिकल 355 क्या कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट को आप प्रोटेक्ट करो। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करो, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन अगर कुछ होता है तो उसे, बस इतना ध्यान। 355 आर्टिकल पार्ट 18 में है, और यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेंगे स्टेट को, बस। राइट टू वर्क, लास्ट इस पेज का लास्ट टॉपिक है ये, क्या है कि राइट टू वॉक। अच्छा, राइट टू वॉक ये स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये है स्टेट का। ये स्टेट का नाम क्या है, राजस्थान। राजस्थान में राइट टू वॉक दिए हैं। इसके थ्रू क्या करेंगे कि हर एक रोड जो बनाएंगे, खास करके वो रोड के साइड में मतलब एक होता है ना पेडेस्ट्रियन टाइप का एक रोड होगा, उसके थ्रू बस पैदल यात्री जो होंगे चलेंगे, हर एक रोड साइड में होंगे, हर एक रोड जितने सारे बनेंगे वो, और वो भी ऑल रोड एजेंसी को इंक्लूडिंग NHAI प्रोवाइड फुटपाथ एंड साइकिल ट्रैक, दोनों चाहिए, फुटपाथ भी होना चाहिए और साइकिल ट्रैक भी मिलना चाहिए, इसी को बोलता है राइट टू वॉक। ध्यान रखना, राजस्थान। हमने इतना पढ़े, ठीक है, आगे चलें। अगला टॉपिक है पार्लियामेंट प्रिविलेज। पार्लियामेंट प्रिविलेज एक्चुअली क्या होता है, अच्छा बहुत, ये तो हॉट टॉपिक है यार, बन गया अभी तो। सुप्रीम कोर्ट ने अभी, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी सुप्रीम कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन वो केस गया था, उस केस में हियरिंग कर रहे थे, तो उस केस का फाइनल जो कंक्लूजन ये निकला, बताते हैं अभी नया नहीं, ये 2024 की ये जजमेंट है, ठीक है, जजमेंट है, ये इंक्लूड नहीं है इस PT 365 में। मैं बाहर से आते हैं ना, अभी न्यूज़ में आया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अब जैसे पहले था, मैं पूरा बता देता हूँ 2 मिनट लेकर के। जैसे पार्लियामेंट प्रिविलेज, जैसे हमारे 105 आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल हमको बहुत ही एकदम दिमाग में सेट हो जाना है। 105 एंड 195 है और 194 है, ये दोनों आर्टिकल एकदम दिमाग में भेजे में एकदम सेट हो जाना चाहिए। तो अच्छा बताते हैं इसके हिस्ट्री थोड़ा कि कैसा था। ये था कि जैसे पार्लियामेंट प्रिविलेज का मतलब क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल पावर दे रखा है ना, प्रिविलेज दे रखा है, पावर नहीं, स्पेशल प्रिविलेज दे रखा है, किसको लेकर के, फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द हाउस। फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दिया हुआ है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, और उनके जो स्पीच होंगे वो ब्रॉडकास्ट होंगे कि नहीं होंगे, उसको लेकर के कहा गया है। ये सब कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा था। दे कैन स्पीक एनीथिंग, लेकिन उनको कंटेम्प्ट किया जा सकता था किन के थ्रू, तो या तो चेयरमैन के थ्रू या स्पीकर के थ्रू, लेकिन उतना होता नहीं था, एक लीगली टाइप से नहीं देते। ये एक तरह से कन्वेंशन था हाउस के कि ऐसे अगर होंगे तो उनको कंटेम्प्ट किया जाएगा हाउस से। हाउस ऑफ कंटेम्प्ट जो होता है ना, वो पावर मिला होंगे इनके पास तो स्पीकर को, तो वो ऐसा था, लीगली नहीं था कि भाई ऐसे अगर कोई ब्रीच करता है ना, ब्रीच करता है इस प्रिविलेज को, तो उनको इस तरह की सज़ा दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं था, अभी कोर्ट ने भी ऐसे करके कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से उन्होंने जजमेंट, बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट इसको बोला जा सकता है यार, मतलब मेंस राइटिंग में हमको इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो, ठीक है, कि सही है कि नहीं सही है, आर्गुमेंट में दे सकते हो। इसकी एग्जांपल जुडिशियल एक्टिविज्म में होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो होता है वो। तो ये था, तो उसको अच्छा, अब फाइनली ये कहते हैं कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि अब अगर पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज अगर ब्रीच होंगे तो उन पे मुकदमा भी चलाया जा सकता है। तो
इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये न्यूज़ जो है, और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो दिया हुआ है वो। तो अच्छा, हमारे पार्लियामेंट में हमारे सॉरी हमारे पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी भी है, ठीक है, प्रिविलेज कमेटी। अब वो इसी के रिलेटेड देखते हैं कि प्रिविलेज कोई ब्रीच करे तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे मोहिया मोत्रा है, महुआ मोइत्रा एक महिला एमपी थी। उन्होंने पैसे लेकर के हाउस में वो जो भी स्पीच देती थी, ऐसा पाया गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी को। तो वो कमेटी फिर उनमें सर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि सच में ऐसा होते हैं। तो उनको फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होता, वो हाउस की जो कंटेम्प्ट होता लगा कर उनको फिर हटा दिया गया उनको। तो इसलिए मतलब काफ़ी न्यूज़ में आती है, इसलिए ध्यान रखना। तो सबसे मेन चीज़ हम कोई बेसिक चीज़ हम ध्यान कर लेते हैं कि 105 आर्टिकल जो है वो बोथ हाउस को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देते हैं उस मेंबर को। और 194 स्टेट असेंबली, जितने सारे कंट्री में हर एक स्टेट में जितने सारे मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे सबको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया जाता है। तो 105 पार्लियामेंट को एमपी के जितने सारे होते हैं सभी को, बोथ हाउस के जो एमपी होते हैं उनको देते हैं 194 स्टेट। 105 सब क्लॉज 2 में क्या करता है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर वोट्स। मतलब लाइबल नहीं है, बताया था ना ऊपर में पहले ही कि इनको जो भी उनके रिपोर्ट होंगे वो भी हाउस में जो रिपोर्ट होगा, पेपर्स होंगे, वोट्स होंगे, वो लाइबल नहीं है ना, नॉट लाइव। नो पर्सन शैल बी लाइबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एनी रिपोर्ट। वो लाइबल नहीं है, करना चाहे तो दे कैन डू, बट लाइबल नहीं है कि यू हैव टू एक्चुअली पब्लिकेशंस दिस रिपोर्ट, दे एक्चुअली नॉट लाइबल अंडर आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2। सेम इन लेजिस्लेचर भी होता है था ना 194 के सब क्लॉज 2 में, सेम थिंग्स, मतलब सेम थिंग। यहाँ पे मैंने सेम इन लेजिस्लेचर इसलिए लिखा क्योंकि सेम थिंग्स ये जहाँ पे जो लिखा है सेम चीज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पे अप्लाई होता है 194 के सब क्लॉज 2 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, बस ध्यान रखना। आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122 बहुत अच्छा है, आर्टिकल है, दोनों एक्चुअली एक याद हो जाता है, दोनों याद हो जाएंगे। आर्टिकल 121 क्या करते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिस्ट्रिक्ट करता है, उनको करता है डिस्कस द जजमेंट ऑफ द जज कंडक्ट जो होते हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकते हाउस में। आर्टिकल 21 कहते हैं। इसके अपोजिट क्या कहते हैं, आर्टिकल 122 क्या कहते हैं कि कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो होते हैं उनको कुछ भी चीज़ उस पर कुछ कहने की। लेकिन अभी जो रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका मतलब है कि ये जो आर्टिकल 122 है इसको थोड़ा नहीं मान करके इसमें कर सकते हैं। अगर उस सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कंप्लेन आता है तो वो उस व्यक्ति पे सर्च कर सकते हैं, उस व्यक्ति पे मुकदमा भी चल सकते हैं, ये तक भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये ध्यान रखना है नए जो रिसेंट जजमेंट आया है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द 40, मतलब ये सही बात हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जब हाल ही में जजमेंट आया उसमें। तो हमको ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे करके मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ सब है, इसलिए हमको ध्यान रखना। तो ये क्या रहेगा, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, उनको फ्रीडम मिला हुआ है अरेस्ट से, किसको, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 14 डेज बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग सेशन, खास करके जब सेशन होंगे तो। एंड ये नॉर्मल केस में ऐसे ये है कि 40 डेज, बट अगर क्रिमिनल केस है किसी भी एमपी या स्टेट असेंबली के जो लेजिस्लेचर होते हैं एमएलए पे, तो उनको फिर ऐसे 40 डेज ऐसे करके कुछ नहीं, उनको बस नोटिस दे करके उन पे मुकदमा किया जा सकता है और उन पे मतलब कोर्ट हियरिंग हो सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है क्रिमिनल केस में। कमेटी
अच्छा कमेटी भी है, हमने बताया ना कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी होता है, तो उसमें ध्यान रखना 15 मेंबर जो होता है लोकसभा से होता है और 10 मेंबर जो होता है राज्यसभा से होता है। और दोनों को नॉमिनेट कौन करते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट करते हैं स्पीकर और राज्यसभा में करते हैं चेयरमैन। ठीक है, टोटल कितना होता है 25 मेंबर होता है। अब रिकॉल कर ली फटाफट क्या हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज देते हैं हर एक एमपी को एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक, तो 105 होते हैं लोकसभा के लिए जो प्रिविलेज देते हैं, आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट। और 194 जो थे स्टेट असेंबली के लिए थे। 105 सब क्लोज 2 में क्या कहते थे कि नो मेंबर शैल बी लाइबल टू पब्लिश एनी रिपोर्ट वगैरह जो भी है वो नहीं कर सकते। सेम 194 सब क्लोज 2 में स्टेट के लिए दिया गया है। 121 एक और आर्टिकल थे, 121 आर्टिकल क्या कहते थे, सुप्रीम कोर्ट के जो भी कंडक्ट होंगे वो मेंबर हाउस में उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक, अब 122 जो है आर्टिकल वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर यहाँ पर डिबार कर रहा है ना, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर देना है कि आप पार्लियामेंट के जो हाउस है उसके प्रोसीडिंग को आप रिव्यू वगैरह से जो भी चीज़ करना है वो नहीं कर सकते, ये कहा गया है। और एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक कमेटी है, उस कमेटी में 25 टोटल मेंबर है। 15 जो होंगे लोकसभा से होंगे और 10 जो होंगे राज्यसभा से होंगे। लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करेंगे हमारे स्पीकर साहब, ये इसमें करेंगे चेयरमैन साहब। इतना ही था इसमें, बस ख़त्म। अच्छा ये एक चीज़, हाँ एक चीज़ छोड़ दिया कि फ्रीडम जो मिला हुआ है उनको 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन बट नॉट इन क्रिमिनल केस, इतना ही था और कुछ नहीं है। ओके, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन, ध्यान आ रहा है, अभी हमने डिस्कस करे थे 10th शेड्यूल में आते हैं। पहला चीज़ ध्यान रखना, 10th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, वो था 52nd, ये ध्यान रखना यार। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि एंटी डिफेक्शन ध्यान है। अच्छा हमने और भी चीज़ ध्यान करा था ना, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, तो नेपाली मणिपुरी और क्या था, सिंधी था क्या, नहीं सिंधी तो था 21st कॉन्स्टिट्यूशन में। नेपाली कौन कौन था, एक मिनट, एक नेपाली था, मणिपुरी हाँ नेपाली मणिपुरी कोंकणी है ना। एक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू क्या बोडो डोगरी संथाली मैथिली ऐसे करके था। ठीक, उसी प्रकार 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 10th शेड्यूल में क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहते हैं। क्वेश्चन डिसाइडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये ध्यान रखना कि एंटी डिफेक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो किनके थ्रू डिसाइड किया जाएगा, तो वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या, स्पीकर। और बाकी हमने यहाँ बुक लिखा है, बुक से देख लेंगे यार, हम लोग पढ़े ना, देखेंगे क्या मतलब जो भी चीज़ पढ़े हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविज़न दिया हुआ ये ऐसे करके, तो वहाँ पे एक बार रीड कर लेंगे, हमने हाईलाइट कर दिया, तो आप लोग भी कर लेना। व्हीप क्या होता है, व्हीप एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट एक तरह से एक पेज होता है ना, डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट पे क्या होता है कि किसी भी पार्टी का जो भी परफॉर्मा है तो वो लिखा होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है उस पार्टी के सारे मेंबर को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो ब्रीच माना जाएगा, उनको फिर एंटी डिफेक्शन लॉ पे लग सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, कि पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, और इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि ये व्हिप नाम के जो वर्ड्स है ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, तो है ब्रिटिश पर, बस इतना ध्यान रखा और कुछ नहीं है। ऑर्डिनेंस अब क्या होता है, ऑर्डिनेंस ही भैया बहुत ही न्यूज़ में थे। ऑर्डिनेंस का न्यूज़ इसलिए क्यों आया, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गए अभी तक कोई ऑर्डिनेंस जो होता है ना हमारे राष्ट्रपति के थ्रू नहीं किया गया है, तो ये न्यूज़ था। आप देखिए नीचे, हम तो यूपीएससी भाई एस्पिरेंट है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना न्यूज़ पे, हमें तो बस उसके बेसिक पे ध्यान देखना। ऑर्डिनेंस होता क्या है, तो ऑर्डिनेंस को ट्रेस बैक किया जा सकता है इंडियन काउंसिल एक्ट जहाँ पढ़े थे ना हम फर्स्ट चैप्टर में, ये लक्ष्मीकांत की,
1861, लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये हम रिवीजन करेंगे तो बार बार ध्यान आएंगे तो ध्यान रहेगा। तो ऑर्डिनेंस की जो अगर ट्रेस बैक करने की कोशिश करे तो ऐसे 3 एक्ट है। तो एक है काउंसिल एक्ट 1861, एक है 909, एक है 1935। मतलब ये ध्यान रखना 1919 ये नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। 1861 होगा, 1909 होगा, 1919 ना हो करके 1935। इन तीनों में ऐसे करके ध्यान रखें। क्योंकि यार अभी PYQ में सॉल्व कर रहा था, तो PYQ में क्या दिया था कि एक्ट 1935 में क्या विमेन रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था, मतलब वो जो असेंबली जो प्रोविंशियल असेंबली में प्रोविंशियल असेंबली में, तो हमको ध्यान था कि उसमें तो ऐसी बात, क्योंकि हम ध्यान कर रहे थे उसमें तो ऐसे दिया गया था कि उसमें वुमेन्स को राइट दिया गया, राइट टू वोट, लेकिन उसमें उनको अब रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन भी शब्द था, रिजर्वेशन दिया था क्या उस सीट में, असेंबली वाला सीट पे। तो हमें लगा अभी नए नए वोट की राइट दिया होगा तो असेंबली में कैसे उनको सीट दिया जा सकता है, तो हमने गलत लगाया था, लेकिन वो सही नहीं था। तो हमें 3 एक्ट ध्यान रखना है, 1861, 1909, 1935, ठीक है। अब क्या लिखा, प्रेसिडेंट आर्टिकल 1, 2, 3, ये तो ध्यान ही रहेगा, सबको पता ही यार हमारे लक्ष्मीकांत से 1, 2, 3 आर्टिकल है, उसके थ्रू क्या कर प्रेसिडेंट इशू कर सकते ऑर्डिनेंस। और गवर्नर का किस आर्टिकल के थ्रू कर सकते हैं, 2, 1, 3। तो आसान है, 1, 2, 3 और 2, 1, 3 कर दो बस। सम इफेक्ट बट टेम्पररी नेचर, ध्यान रखना कि सेम इफेक्ट, सम नहीं है, सेम इफेक्ट रहते हैं। जैसे ओरिजिनल लेजिस्लेशन जो करते हैं हमारे पार्लियामेंट, सेम पावर रहता है उस ऑर्डिनेंस को भी, लेकिन ये टेम्पररी नेचर करते हैं, कभी भी उनको विड्रॉ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ना कि पार्लियामेंट के थ्रू। सीज टू बी ऑपरेट एक्सपायरी 6 वीक बिफोर द डेट, मतलब डेट जिस दिन से ऐसे करके वो इशू हो जाते हैं उस दिन से 6 वीक के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, सीज होना पड़ेगा। सीज अगर नहीं होना चाहते तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा कि ठीक है, इसको हम नेक्स्ट के लिए हम परमानेंट के लिए हम वो असेंट कर देते हैं, मतलब वो पास कर देते हैं, तो वो फिर परमानेंटली हो जाते हैं। लेकिन 6 वीक के बाद उसको फिर अगर विड्रॉ करना पड़ेगा या उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों हाउस की वोट जो होंगे वो। कृष्ण कुमार केस है ना, वो ध्यान हमको रखना है। कृष्ण कुमार केस में क्या, सेटिस्फैक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सेम चीज़ हमने एक और पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़े थे, तो उसमें एक था क्या कि स्टेट में जो इमरजेंसी लगेंगे उस टाइम पे एक्शन जो होंगे प्रेसिडेंट का, वो ओपन रहेगा जुडिशियल रिव्यू। यहाँ भी सेम चीज़ है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर, वो इम्यून नहीं हो सकते जुडिशियल रिव्यू से। बस इतना खटाखट, जल्दी देख लेते हैं यार, समय काफ़ी हो कम ज़्यादा लग रहा है। आगे है फाइनेंस, क्या लिखा, फाइनेंस ऑफ द PRI, मतलब PRI मतलब क्या हुआ, हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस जो होते सिस्टम होता है वो। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम फैक्ट है भाई, इसको रट लो यार, आ सकता है पूछा जाए तो। फाइनेंस ऑफ PRI एक रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट कौन पब्लिश किए थे, रिलीज़ किए थे, तो RBI ने करी थे, ध्यान रखना, RBI ना कि SBI, ध्यान रखेंगे। इसमें डिस्कस किया गया कि फिजिकल पोजीशन ऑफ PRI, ठीक है। और कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट वो ध्यान करते हैं। आर्टिकल 2 वैसे 243 तो ये PRI के बारे में बताता है ना, 243 से 24O तक PRI के बारे में बताता है। तो ये PRI 243H में क्या कहा गया कि फाइनेंस फॉर द पंचायत, वो कहाँ से निकलेंगे, वो जो फाइनेंस मतलब कहाँ से विड्रॉ किया जाएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हर एक स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटीजेंसी फंड होता है और पब्लिक अकाउंट होता है, तो उसी प्रकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से निकलेंगे। और 243I यहाँ देखो, 243H जो है वो क्या, फाइनेंस फॉर द पंचायत, ध्यान रखना, फाइनेंस फॉर पंचायत H है। I जो होंगे वो फाइनेंस कमीशन एवरी ईयर जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, सिटिंग FC फाइनेंस कमीशन। और के तो ध्यान रखना, के इलेक्शन किसका इलेक्शन, के इलेक्शन मतलब इलेक्शन PRI का। IFC
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन रिलेटेड किससे हैं? सिविल सर्विस से, सिविल सर्वेंट से। देखते हैं क्या, एक अर्बन लोकल बॉडी है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, पूछ दे स्टेटमेंट बन सकता है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इस एक्ट के थ्रू, उस एक्ट के थ्रू नहीं, यहाँ किसके थ्रू हुआ है? तो गैजेट ऑफ इंडिया 2021 से। ये है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव प्लस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये तीनों देख रहे हो, ये हमने बस उसके की टर्म्स लिख लिए। इंडिपेंडेंट बॉडी है सबसे पहले, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव्स है ये, अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको मिला हुआ, ठीक है। क्या क्या है? तो एक तो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव्स है, अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनको मिला हुआ है। इनको कौन सर्व करते थे? DOPT, सुना है नाम कभी? DOPT हम लोग जाएंगे ना कभी लवासना, तो वहाँ पे लवासना के जितने से ट्रेनिंग वगैरह से होता पूरा भार इनको मिल जाता है, DOPT को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इनको। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो करते हैं वो सर्व कर रहे हैं किनको? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को। कंपोजिशन का क्या क्या है? तो एक चेयरपर्सन होंगे, 2 परमानेंट मेंबर होंगे, परमानेंट नहीं सॉरी मेंबर होंगे। ये क्या करते हैं? तो एनुअल रिपोर्ट एक तैयार करते हैं किस पे? HR ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट ऑन द हेल्थ एंड, और भी जो रिलेटेड से चीज़ होता है वो सिविल सर्वेंट का खास करके है ना, सिविल सर्वेंट। एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान जो है वो कुछ सिटी में है, तो उसका नाम अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर, पुणे, ये इतना बड़ा लेंगे फिर भी ध्यान रख लेंगे। अर्बन गवर्नेंस जो है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये हमको ध्यान रखना, स्टेट लिस्ट में, वो भी 5 एंट्री नंबर 5। एक और एंट्री का भी आएगा जो 15 नंबर है, वो वाटर से रिलेटेड होगा, आगे पढ़ेंगे। इतना था यार, बाकी रिवाइज करें आप यार, रिवाइज करते काफ़ी समय लग जाता है, हमको जल्दी कम समय में ज़्यादा ज़्यादा करना है। पेसा एक्ट क्या होता है? पेसा एक्ट हमको सुने हैं ना, PRI से रिलेटेड है, ठीक है। झारखंड ने इशू किया है ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब पब्लिक कंसल्टेशन के लिए झारखंड ने एक ड्राफ्ट किया है। अब देखते हैं उसमें क्या हुआ है। तो अच्छा, ये पेसा एक्ट जो आया था किसके रिकमेंडेशन पर आया था? तो ये था दिलीप सिंह भूरिया, एक दिलीप सिंह भूरिया कमेटी था। S बालकृष्णन क्या किया था? ध्यान आ रहा है? S बालकृष्णन, रिकॉल करो, करिए रिकॉल। एस बालकृष्णन कौन से कमीशन थे और किसने गठन किया गया था? तो इस था ना, ये स्पेशल स्टेटस दिया गया था दिल्ली को, बस ये था। यहाँ पे दिलीप सिंह भूरिया, ध्यान रखना, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी गठन हुआ था पेसा एक्ट के लिए, रिकमेंडेशन के लिए। पेसा एक्ट 9th शेड्यूल में आते हैं। इसका अलग से एक आर्टिकल दिया 244/1, उसमें पेसा एक्ट के बारे में बताया गया है। 5th शेड्यूल में 10 स्टेट आते हैं, यहीं पे हमने लिखा है 5th शेड्यूल में क्या आता है, 10 स्टेट आता है कि नहीं, वो जो, अच्छा ये 241 हमने इसके लिए लिखा है ना कि इसके लिए, ध्यान रखना। 5th शेड्यूल में हम इसलिए लिए, 5th शेड्यूल में 10 स्टेट आते हैं, इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह से दिया रहता है ना स्पेशल स्टेट्स को। तो कुछ जो शेड्यूल एरिया होते हैं, शेड्यूल कास्ट के तो 6 हमने पीछे पढ़ रहे हैं ना, 6 शेड्यूल में होते हैं। शेड्यूल 5 में है 10 स्टेट है, तो कौन कौन से फटाफट ध्यान कर लेते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल और क्या मध्य प्रदेश बीच वाला। एम्पावर करते हैं स्टेट को कि आप लॉ बना सकते हो। पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये होता है। तो 10 ऐसे शेड्यूल एरिया है ना, उसमें स्पेशल अधिकार दिया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। दिस एक्ट नोन एज द, ये देख रहे हो एकदम पंच लाइन वाला है ये, कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा एक्ट है? विच एक्ट एक्चुअली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज एक्चुअली द पेसा एक्ट। 5th शेड्यूल में क्या करता है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हैं जो ओनली एडवाइजेबल पावर ही देते हैं, ध्यान रखना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अच्छा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से भी पावरफुल एक काउंसिल होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये ध्यान रखना। ट्राइबल अथॉरिटी काउंसिल, सॉरी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वो शेड्यूल 5 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है
इसमें स्पेशल पावर दिए जाते हैं वहाँ के उन 10 स्टेट को। ठीक, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दोनों क्या कहते हैं, दोनों को दोनों दो है ना शेड्यूल। 5th शेड्यूल में ये रखा गया है, मतलब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी काउंसिल को, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 6th शेड्यूल में रखा गया है, जो कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उससे काफ़ी उनका दायरा ज़्यादा है, ऑटोनोमस है। यहाँ पे लिखा देखो, प्रोवाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मोर ऑटोनोमी मिला हुआ है किसको, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, देन 5th शेड्यूल एंड वाइडर भी पावर उनको मिला हुआ, बस इतना ध्यान रखना है इससे। पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है, अच्छा पार्लियामेंट्री सेशन में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो ध्यान कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ध्यान बताओ, 105 किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था हमारे पार्लियामेंट के प्रिविलेज था, है ना, पार्लियामेंट को प्रिविलेज दिया जाता था। एक 194 किसके लिए था, स्टेट के लिए था। ठीक, याद है भाई। पार्लियामेंट्री सेशन में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेंशन द स्पेशल सेशन, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट को इसे मेंशन नहीं, स्पेशल मेंशन नहीं किया है। ठीक है, पार्लियामेंट कंडक्ट फॉर ओकेजनल एक्सप्रेशन, अच्छा पार्लियामेंट ये जो स्पेशल सेशन जो होता है वो ओकेजनली कर लेते हैं, अगर जब उनको ज़रूरी होता है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तब ओकेजनली। ओके, आर्टिकल 85 पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, ये ध्यान रखना है कि ये कन्वेंशन के थ्रू मीट नहीं कर रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ये, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन आर्टिकल 85, इस आर्टिकल 85 में क्या कहता है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको क्या करना पड़ेगा कि मिलना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री सेशन क्या होता है, सॉरी पार्लियामेंट्री सेशन करना पड़ेगा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक ईयर में कम से कम 2 बार आपको सेशन करना पड़ेगा, आर्टिकल 85 में। लेकिन कन्वेंशनली क्या होता है, 3 सेशन लेते हैं पार्लियामेंट। देखो बाई कन्वेंशन, देखो कन्वेंशन के थ्रू क्या होता है, पार्लियामेंट मीट 3 सेशन इन अ ईयर। कौन कौन सेशन होता है, याद है, हमने इकोनॉमी पढ़ा। फर्स्ट सेशन क्या होता है, समर सेशन, दूसरा क्या होता है, विंटर सेशन, सॉरी समर सेशन नहीं होता, सॉरी, पहला होता है बजट सेशन, राइट, बजट सेशन। सेकंड क्या होता है, विंटर सेशन, या विंटर को नहीं सॉरी कैसे यार, सॉरी 3 होते हैं, पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन। ठीक है, तो अभी हमारा बजट सेशन चल रहे हैं ना, बजट सेशन चल रहा है कि नहीं, फरवरी में आए थे, 1 फरवरी को, ध्यान है ना, 1 फरवरी को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करते, आर्टिकल 85 ये कर देते हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन ये होता है। एक्स्ट्रा सेशन रेफर स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन क्या कहला, व्हाट इज एक्चुअली स्पेशल सेशन, सो एक्स्ट्रा सेशन इज एक्चुअली स्पेशल सेशन। ओके, अब कुछ 1 नंबर वाले, एक रूल 176 क्या कहता है, अलाउ शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। पार्लियामेंट में शॉर्ट ड्यूरेशन वगैरह भी होते हैं, तो वो एक रूल है पार्लियामेंट के, रूल पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन में जो होंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होंगे, उसमें रूल्स हैं 174, वो कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में। एडजर्नमेंट मोशन नॉट परमिट इन राज्यसभा, 50 मेंबर सपोर्टिंग लोकसभा। क्या बोलते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन जो होता है, हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये राज्यसभा में नहीं होता, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया कि राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन नहीं होता है। अगर लोकसभा में होता भी है तो 50 मेंबर को सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी जाके एडजर्नमेंट मोशन पास होंगे। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ये तो मेंस का है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने लिख लिया कि कुछ टर्म्स थे, ये क्या था कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यहाँ पूछ सकते हैं कि वर्टिकल, इसलिए हमने लिख दिया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल मतलब आप तो याद ही हो गया, आप ध्यान नहीं करने का क्योंकि बुक में बड़ा सुंदर से हमने पढ़े थे। वर्टिकल मतलब क्या हुआ, सेंटर एंड स्टेट, क्या इसको तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब तो स्टेट टू स्टेट जो होते हैं, इसलिए हमको ध्यान हो गया। आप भी ध्यान कर लो कि स्टेट टू स्टेट हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, स्टेट एंड सेंटर थोड़ा बड़ा होगा ना, इसलिए वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 131 ये ध्यान रखना कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है भाई, यूपीएससी के PYQ में इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था, इसलिए हमको ध्यान रखना कि आर्टिकल 131 अभी न्यूज़ में भी थे, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 131 ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आर्टिकल 263 क्या करता है, प्रेसिडेंट सेटअप इंटर स्टेट काउंसिल, ये ध्यान रखें।
263 आर्टिकल जो है ना, इस आर्टिकल थ्रू प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इंटर स्टेट काउंसिल स्टेट वो सेटअप करेंगे, किसके लिए, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। वाटर से रिलेटेड जो होते रहते हैं, तो बताया था ना, अच्छा सॉरी 15th एंट्री है वो, 15 हम बताए थे, यहाँ पे 16 एंट्री नंबर 16 जो है वो स्टेट लिस्ट में, उस लिस्ट में बताया गया वाटर के बारे में। तो वाटर जो है वो कौन सा लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट में आते हैं। और अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट सेटअप कर सकते हैं क्या, स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट प्रेसिडेंट सेटअप इंटर स्टेट काउंसिल फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये ध्यान रखना। 263 131 क्या था, ओरिजिनल जुरिडिक्शन था। यार बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करिएगा। ओके, ये हमको ध्यान रखना, 17 एंट्री और ये ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस पेज का, फटाफट कर लेते हैं यार, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब काफ़ी था, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से दिया हुआ था उसमें, तो लेकिन मुझे लगा जो न्यूज़ जो हमारे काम का लगा वो इतना ही था। क्या है कि आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 2 और 217 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 और 217 हाई कोर्ट के लिए थ्रू कोलिजियम सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि जज को अपॉइंट किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल दिया हुआ था, आर्टिकल 124 दिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 दिया है हाई कोर्ट के लिए। किसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, तो कोलिजियम सिस्टम को पता ही है, ठीक है। उसमें वैसे तो 4 केस आए थे, है ना, जज हैं, 4 जज हैं, 4th जज केस है, 1st जज केस, 2nd जज केस, 3rd जज केस, लेकिन 3rd जज केस से क्या हुआ, स्टार्ट हो गए थे कोलिजियम सिस्टम। तो वो ध्यान रखना हमको। इवॉल्व थ्रू, यहाँ पे 3 जज केस दिया, लेकिन हम लोग ऊपर है ना थोड़ा बढ़िया से, तो इसमें 3 जज दिए थे, हम 3 जज दे दिए। स्टार्ट के एक 81 में हुआ था, एक 1983 में हुआ था। 1983 में एक और घटना हुआ था, बताओ सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल घटना हुआ था, कब हुआ था, PRI एक्ट आया था भैया, एक 1998 में लास्ट वाले, ठीक है। कोलिजियम फॉर हाई कोर्ट, अच्छा हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंटमेंट होते हैं, तो उसमें कोलिजियम सिस्टम होता है। तो उस कोलिजियम में कितने लोग होते हैं, तो यहाँ एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 1+5 होता है, ऐसे होता है ना, 1+4 होता है, 1 क्या हो गया यार,